सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। 8 मार्च को जब एक नई लड़की का पटना के सारे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छपा था तो लगा था कि आखिर ये है कौन, ये क्या ही कर लेंगी। उस वक्त पुष्पम प्रिया चौधरी को शायद ही कोई सीरियसली ले रहा होगा, लेकिन जब वो नई लड़की आई और जिसने बिहार के लोगों को ये बताया कि बिहार में क्या क्या है, बिहार में कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, बिहार में ऐसे संसाधन हैं जो बिहार को असल बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, तब लोगों को लगा कि हां, इस लड़की में दम है। खास बात यह है कि पुष्पम के बारे में पूछे जाने पर कोई बड़ा नेता यह कहता ही नहीं है कि वो उनको जानता है। यहां के नेताओं का यह ऐसा ट्रिक है जो ये इसलिए अपनाते हैं ताकि लोगों को यह मालूम ना चल सके कि कोई नया राजनीति में आया है और उसकी मंशा सही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल बुलेटिन सुबह सवेरे देख रहे हैं। और आज की पहली खबर पुष्पम प्रिया चौधरी से ही संबंधित है। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो नाम जो गुमनामी से उठकर अब नाम कमा रहा है, वो नाम जिस पर अब लोगों को भरोसा हो रहा है कि शायद कुछ हो सकता है। मुझे जब जब पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में सुनने को मिलता है तब तब अरविंद केजरीवाल याद आते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल धरना और प्रदर्शन से निकले थे, पुष्पम ने कोई ऐसा संघर्ष नहीं किया है, लेकिन ये नाइंसाफी होगी अगर मैं इस बिना पर पुष्पम को सही या गलत ठहराऊं। बाकी मुख्य और जरूरी खबर यह है कि पुष्पम ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी और ये उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया है। अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के पीछे का मकसद एक ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने वहां से चुनाव लड़ा था जहां से शीला दीक्षित, जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी, लड़ती थी। पुष्पम जहां से चुनाव लड़ रही हैं, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को खुला चैलेंज भी दे रही हैं कि वो अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को उनके सामने खड़ा करें। एक महिला का ये दावा करना वाकई में बिहार के राजनीतिक पटल के लिए इतिहास जैसा है। ये इतिहास सफलता के आयाम छू लेगा या फिर हिम्मत की कहानी लिखेगा, बाकी वक्त ही बता देगा कि क्या होने वाला है। अब दूसरी खबर, कल पटना के कारगिल चौक पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी बीच मोमबत्तियां भी जलाई गई। प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से हाथ में सरकार के विरोध में बैनर लेकर और मोमबत्तियां जलाकर उनका विरोध कर रहे थे और इस प्रदर्शन का नेतृत्व आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान कर रही थी। इन प्रदर्शनकारियों में इस बात का गुस्सा था कि हाथरस की बेटी के साथ जबरदस्ती तो हुई ही, लेकिन मरणोपरांत जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया गया वो अमानवीय था और उस बच्ची की अंतिम संस्कार भी पुलिस की जबरदस्ती की आड़ में हिंदू रीति रिवाजों को ताक पर रखकर किया गया। रात के 2:30 बजे उस बच्ची के शव को एक खेत में जलाया गया, जो ना तो किसी भी तरीके से सम्मानजनक थी और ना ही हिंदू रीति रिवाजों के अनुकूल। बच्ची को यहां तक अंतिम दर्शन के लिए उसके घर भी नहीं भेजा गया और पुलिस वालों ने आनन फानन में सूर्यास्त के बाद शमशान में जलाने की बजाय रात में ही एक खेत में जला दिया। पुलिस के इसी अमानवीयता को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार की निंदा की जा रही है। और इसी विरोध प्रदर्शन की एक कड़ी थी कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन, जिसमें एनडीए और नरेंद्र मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। तो इस विरोध प्रदर्शन का मोर्चा महिलाओं ने भी संभाला था। किसी के हाथ में मोमबत्ती थी तो किसी के हाथ में तख्ती, जिस पर लिखा था नो मर्सी टू रेपिस्ट, जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड।
और इन सबको अलग कर देखा जाए तो जिस तरह से पूरे मामले को लेकर परतें खुल रही हैं, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते लोगों की चिंता बढ़ गई है। रोजाना खुलेआम हो रहे अत्याचार इस बात का सबूत है कि हमारे समाज में दरिंदों को, मां बहनों को नोचने की छूट मिली हुई है और एक आम नागरिक मोमबत्ती जलाकर शांत हो जा रहा है, तो कोई नेता वोट चमकाने के चक्कर में नारेबाजी करके भावनाओं में अपना अवसर ढूंढ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि तब भी समाज बेटियों को लेकर असुरक्षित था और आज भी है। अब तीसरी खबर हमारे बिहार के कुछ उच्च कोटि के नेताओं के ट्विटर भ्रमण से जुड़ी हुई है। पूरे देश में जब कोई ऐसी घटना होती है, जब पूरा देश मोमबत्ती जला रहा होता है, उस वक्त हमारे चुने हुए नेता राजनीति चमकाने के नाम पर झूठ में दूसरों को दोष दे रहे होते हैं। चाहे हादसा किसी भी जगह हुआ हो, किसी भी राज्य या जिले में हुआ हो, उस पर हर इंसान का खड़ा होना जरूरी भी है और कर्तव्य भी। लेकिन जब विचार ही झूठे हो और वोट बैंक में लाभ होता ना दिख रहा हो, तो उन मामलों में दूसरे राज्य के नेता अक्सर मुंह में गमछी बांध लिया करते हैं। हाथरस में हुए मामले को लेकर हमारे राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए दो लोग किस तरह से अपना राजनीति धर्म निभा रहे हैं। सबसे पहले हमने चेक किया माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का ट्विटर। छोटे मोदी साहब के अकाउंट पर जाते ही राजनीति की बहुत ओछी बदबू आती है। हाथरस मामले पर माननीय सुशील जी के क्या इमोशंस हैं आप समझ लीजिए। कांग्रेस यूपी में गैंग रेप की घटना पर सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि यहां की योगी सरकार एसआईटी गठित करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में लगी है। ये अच्छी बात है कि योगी साहब एसआईटी गठित कर रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह पेश किया जा सकता था, बिना किसी राजनीतिक पार्टी पर दोष मढ़े हुए। अब चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी। इसके बाद 18 साल की बेटी की मां प्रियंका गांधी को महाराष्ट्र और राजस्थान में गैंगरेप और हत्या की घटनाएं विचलित नहीं करती। हाथरस के राजनीतिक पर्यटन पर जाने से पहले बिहार में उस राजद का साथ छोड़ देना चाहिए जिसका विधायक छात्रा से बलात्कार के मामले में विधानसभा की सदस्यता खो चुका है और दूसरा फरार चल रहा है। पहली बात तो ये मोदी साहब की बिहार के लोगों को मूर्ख मत समझिए, और दूसरी बात ये कि ना आपकी पार्टी बीजेपी दूध की धुली है और ना ही आरजेडी। और जिस लिहाज से आप आरजेडी से नाता तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टी बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के औरंगाबाद जिले के एक विधानसभा सीट पर ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया था जिस पर 28 क्रिमिनल केस था। अगर पता नहीं हो तो जाइए और वेबसाइट की डाटा को खंगाल लीजिए, और अगर शर्मिंदगी महसूस हो तो तुरंत इस्तीफा लिखकर जेपी नड्डा के पास पहुंच जाइएगा। हालांकि वो चुनाव को लेकर व्यस्त है, पर आपसे जरूर मिलेंगे और उन्हें मिलते ही सबसे पहले इस्तीफा दीजिएगा, फिर कुछ बोलिएगा। हालांकि व्यस्त तो आप भी हैं। हम आपका एक फोटो देखे थे जिसमें आप देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग कर रहे थे, कल का ही था शायद। इस मीटिंग में हाथरस पर बात हुई थी या बिस्लेरी गटकते हुए सिर्फ चुनाव को लेकर ही बात हो सकी, बताइएगा जरूर। अब आ जाइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के ट्विटर अकाउंट पर। एक सलाह देना चाहेंगे, नीतीश जी के अकाउंट पर सुई लेकर मत जाइएगा, कहीं गलती से सुई गिर गया तो टक से आवाज आएगा, नवाजुद्दीन वाले स्टाइल में। क्योंकि नीतीश जी का अकाउंट तो हाथरस मामले पर पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। जहां वोट बैंक दिखता है वहां लीड लेने के लिए दौड़ते हैं, बाकी वोट बैंक नहीं दिखने पर ये लोग चैन से सो जाते हैं। अब चौथी खबर बिहार में चुनाव को लेकर है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में होने वाला इस बार का चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती से लड़ने के लिए चुनाव आयोग लगातार नए मापदंड तय कर रही है। कल हमने आपको बताया था चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च को लिमिट कर दिया है और एक उम्मीदवार 28 लाख से ज्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकता है। इसके बाद कल भी चुनाव को देखते हुए कुछ नई सूचना दी गई है। चुनाव आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा अपनी टीम के साथ दो दिनों के बिहार दौरे पर आए थे और इस दौरान बिहार में चुनाव को लेकर हो रही व्यवस्था को उन्होंने देखा। और कल की निगरानी के बाद 3 नई बात सामने आई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहली बात, चुनाव आयोग ने साफ साफ ये कहा है कि 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता को बैलेट पेपर से वोट डालने के लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आवेदन के लिए संबंधित टीम उनके घर जाएगी।
चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि आवेदन की इस प्रक्रिया में जो टीम तैनात होगी वो पूरे पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अब दूसरी बात, बिहार चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया के अफवाहों पर ध्यान देने के लिए 2 लेयर निगरानी रखी जाएगी और इस मॉनिटरिंग की वजह से अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाते पकड़ा जाता है तो उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी और पहचान कर लेने के बाद पुलिस को उनका हालचाल लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस मॉनिटरिंग में जाति और धर्म के नाम पर भी कोई माहौल खराब करते पकड़ा जाएगा तो उसे भी ट्रैक किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब तीसरी बात, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 विशेष ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है। एक का नाम है मधु महाजन और दूसरे का नाम है बालाकृष्णन। ये दोनों इससे पहले कई राज्यों में चुनाव के लिए काम कर चुके हैं और इसीलिए इन्हें बिहार चुनाव पर भी ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया है। अब अंतिम और 5वीं खबर, बेगूसराय के सांसद को खोजने के लिए भले ही बेगूसराय में गिरिराज सिंह लापता के पोस्टर लगे हुए हों, लेकिन किसी मुद्दे पर बयान देने के लिए मीडिया उन्हें ढूंढ लेती है। कल पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही मीडिया ने गिरिराज जी को घेर लिया, फिर राहुल गांधी को लेकर सवाल जवाब किया। मीडिया ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा तो सांसद साहब बोले कि राहुल गांधी को कानून तोड़ने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। जब पहले ही सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो राहुल गांधी को कानून तोड़ने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। कानून सबके लिए एक है और राहुल गांधी पर भी वही कानून लागू होता है। इसके बाद जब मीडिया वालों ने गिरिराज जी से ये पूछा कि राहुल गांधी गिरफ्तार होने के बाद पुलिस वालों से ये पूछ रहे थे उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो इस पर गिरिराज जी ने ये कहा कि राहुल गांधी खुद को युवराज समझते हैं, इसीलिए ये सब कंफ्यूजन होता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुबह सवेरे का अगला एपिसोड अब सोमवार को 8 बजे आएगा। हम शनिवार को और रविवार को ये एपिसोड नहीं लाते हैं। बाकी ये दुआ करिए कि अमन शर्मा ठीक हो जाएं। रात को 1 बज रहा है, हमको बहुत परेशानी करके उठाया गया है ये शूट करने के लिए। लिखे अमन शर्मा ही हैं, हम खाली आकर बकबक आपके सामने पेश कर दिए। अंततः कैमरे के पीछे अभी अमन शर्मा ही खड़े हैं। मेरा नाम आप जानते हैं, फिर भी औपचारिकता के लिए बता दे रहे हैं, प्रशांत राय। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।